हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में बच्चों हमने हिंदी क्या पढ़ा था। हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 6 पाठ का नाम था चींटियों की अनोखी दुनिया। तो आज हिंदी कक्षा में बच्चों हम लोग फिर उसी पाठ को दोहराते हुए उस पाठ से संबंधित बातों की जानकारी लेंगे। तो चींटियों की अनोखी दुनिया, इसमें आपने पढ़ा चींटियों के बारे में कितनी प्रजातियां होती हैं। तो चींटियों की कितनी प्रजातियां होती यानी कितने किस्में होती हैं? 15,000। और ये जो हैं झुंड में रहना पसंद करती हैं, यानी एक चींटी और ये कतार में चलती हैं। एक आध चींटी अगर आपको सामने नज़र आए तो वहाँ तो कतार ही कतार चलती है, और फिर एक दिशा से आती चींटियाँ दूसरी तरफ से आती चींटियों से मुंह लगाकर न जाने क्या कहती हैं। आखिर वे एक दूसरे से क्या कहती हैं? उत्तर है कुछ नहीं कहती। मेरा मतलब है बोलती कुछ नहीं, पर फिर भी कुछ न कुछ इशारा करती है। यानी आप देखते होंगे चींटियाँ जो हैं वो कहीं भी कोई मीठी वस्तु रखती है तो वहाँ पर कतारबद्ध होकर वे लोग वहाँ पहुँचते हैं, और दूसरी तरफ से जो चींटियाँ आती है वे उन्हें उनके मुंह को स्पर्श करते हुए लगता है कि कुछ बोल रही हैं। तो इस तरह से वे सारे जो हैं वो अपनी सूचनाएं आपस में इस तरह से बांटती हैं और उस मीठी वस्तु तक पहुंच पाती हैं। दुनिया भर में कितनी हज़ार किस्में हैं? 15,000 किस्में हैं चींटियों की, और ये प्रायः विश्व के सभी कोने में विराजमान है। सभी कोने में ये पाई जाती है। सिर्फ कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र यानी जो बर्फीला इलाका है, जैसे हुआ अंटार्कटिका, और दूसरा पहाड़ी यानी बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर वे नहीं पाई जाती। नहीं तो विश्व के सभी कोने में ये पाई जाती है। चींटियों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, और जिनमें उनके 6 टांगें होती हैं, और सारी चींटियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। चींटियों के रहने की जगह बहुत रोचक होती है। चींटियाँ अकेली नहीं रहती, हमेशा झुंड बनाकर रहती है। ये ध्यान में रखना बच्चों कि कभी भी आप चींटियों को अकेले कहीं भी जगह पर आप देखेंगे नहीं, वे हमेशा झुंड में रहती है। और झुंड में 100 से लेकर लाखों तक ये चींटियाँ हो सकती है। और ये झुंड में इनकी संख्या कितनी होती है? 100, कम से कम 100, और ज़्यादा से ज़्यादा लाख तक भी इनकी संख्या पहुंच जाती है। जब लाखों चींटियाँ एक जगह साथ साथ रहेंगी तो हमें उस चींटियों का शहर ही कहना पड़ेगा। अब यह कल्पना करके सोचो बच्चों कि जहाँ लाखों की संख्या में चींटियाँ होंगी तो वह क्या बन जाएगा? तो वह उनके लिए एक शहर का ही शहर बन जाएगा। और इनकी कई किस्में हैं। एक चींटी होती है जो पेड़ के पत्तों पर घर बनाकर रहती है। इनमें भी कई तरह की किस्में पाई जाती है। कुछ चींटियाँ जो हैं वो पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं, वो पत्तों पर वे घर बनाते हैं। इनमें बहुत किस्म की चींटियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। और उन्हीं में जो है कैसे वो बनाती है घर को? तो वे पत्तों को पास पास खींच लेती हैं। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए रेशों की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब पत्तों को जोड़ना होगा तो उसके लिए तो रेशे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रेशे कैसे उनसे बनते हैं? इलियां से बनते हैं। यानी इलियों के द्वारा वे रेशों का निर्माण करती है। और कुछ चींटियाँ जो है इलियों को ऊपर उठा लेती हैं और एक से दूसरे पत्ते पर लाती ले जाती है। और इस तरह से कुछ चींटियाँ जो हैं वो इलियों को ऊपर उठाकर लाती हैं और एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर ले जाती हैं। साथ साथ उन्हें विशेष तरह से गुदगुदाती रहती है ताकि वे रेशा बनाती रहें, और इन रेशों से पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। यानी इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा वे रेशा बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ वे पत्तों को जोड़कर अपना घर भी बना लेती हैं। और ये इस तरह के घरों में रानी, मजदूर, सिपाही सभी चींटियाँ जो हैं वो मौजूद रहती हैं।
और उन्हीं घरों में वे अपना भोजन भी इकट्ठा करके रखती हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर है अनोखी दुनिया, तो इसमें हम लोग चींटियों की दुनिया के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उनका भोजन होता है, वे भोजन कैसे पाती हैं और कौन सी किस्मों की चींटियाँ जो हैं वो अपना रख रखाव कैसे करती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां जो है वो घर के नीचे यानी मिट्टी खोद कर वो घर बनाती है। मिट्टी के नीचे प्रायः आप देखते होंगे मैदान में ऊपर ऊपर सा मिट्टी का छोटा छोटा टीला दिखता है, यानी पहाड़ जैसा छोटा छोटा आपको दिखाई देता होगा। तो वो सभी जो है वो नीचे चींटियां रहती हैं, यानी मिट्टी के नीचे, और नीचे से वे मिट्टी को खोद कर बाहर वो फेंक डालती जाती है और जिस कारण वो एक टीला बन जाता है। और इस तरह वे क्या करती हैं कि जाड़े के समय में ऊपरी मंजिल पर रहती है और गर्मी के दिनों में वो निचली मंजिल पर चली जाती हैं और वो मिट्टी खोद कर बहुत अच्छा घर बना लेती हैं अंदर ही अंदर, और वह घर में जाने का रास्ता भी होता है। इनमें क्या है कि एक रानी चींटी भी होती है जो क्या करती है, जिसका काम सिर्फ रानी चींटी का होता है अंडे देना, और इन अंडों को संभाल कर रखना, उनकी देखभाल करना, इलिया निकलने पर उन्हें भोजन कराना वगैरह काम मजदूर चींटियां करती है। रानी चींटी का काम है सिर्फ अंडे देना, और मजदूर चींटियां जो हैं वो उन अंडों को देखभाल करना, उनको संभाल कर रखना, ये सब काम वो करती हैं। घर बनाना, मरम्मत करना, भोजन इकट्ठा करना, ये सब काम जो हैं, ये चींटियाँ काफ़ी छोटी होती है तो ये उनका ये काम है। चींटियों की कुछ प्रजातियां जो है वो पशुपालन का भी काम करती है, खेती का भी काम करती है। अब यह सुनकर हम आश्चर्यचकित होंगे या आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगी, चींटियां कैसे खेती करेंगी, पशुपालन करेंगी। तो उन पर अब ज़रा हम लोग नज़र डालें। तो चींटियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें हम बस्ती की रक्षा के लिए सिपाही चींटियां भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, इनका बनावट जो है मुंह का वो चीरने फाड़ने में ज़्यादा इनका अंग जो है वो तेज होता है, यानी उनका विकसित वो नुकीला भाग मुंह का वो काफ़ी तेज होता है, जिस कारण ये चींटियां हमलों द्वारा इनका नाम ही है सिपाही चींटियां। इनका काम क्या है, वे अपने बस्ती की रक्षा करती हैं, यानी कोई बाहरी जीव या कोई बाहरी पदार्थ जो है वो उन पर कोई नुकसान ना पहुंचाए उनके बस्ती पर, जिस कारण ये उनका काम रक्षा करना है। कुछ चींटियों की प्रजाति है जो है वो खाना बदोश के रूप में होती है, यानी वो एक जगह टिक कर नहीं रहती है, और उन्हें क्या उनका दूसरा नाम क्या है, फौजी चींटी कहते हैं। इनके काफिलों में चींटियों की संख्या 2 करोड़ तक हो सकती है, यानी खाना बदोश वाली चींटियां जो है वो 2 करोड़ तक की होती हैं, और ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है, इन्हें ढोकर अपने घर भी ले जाती है। और ये सूक्ष्म जीव जो दिखने में लगता है, यानी चींटियां वो छोटे छोटे जीवों को भी उठाकर अपने घर में लेके जा सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि एक चींटी अपने वजन से 50 गुना बोझ ढो सकती है, यानी एक चींटी जो है वो अपने वजन से 50 गुना बोझ को ढोने में सक्षम है। तो इस तरह ये बच्चों ये खासियत अगर हम चींटियों को देखें, इनकी खासियत, तो यह देखकर हम यह सीख उनसे ले सकते हैं कि कभी भी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह यह साधारण सा जीव अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता है, वह अपने आप को इतना सक्षम समझता है कि हम अपने से ज़्यादा वज़न वाली वस्तुओं को भी ढो सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं। हम इंसानों में के अंदर भी अगर ये बातें बस जाए या बैठ जाए कि हम अपने बल को न ध्यान में देकर अपने आत्मबल पर को बढ़ाएं और उसके आधार पर हम किसी काम को करने के लिए तत्पर रहें, तो क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि ये साधारण चींटियां करती हैं। तो यह सीख ये साधारण चींटियां हम मानवों को सीख दे रही हैं कि हमें अपने बाहुबल से ज़्यादा अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब किसी चींटी को पता चलता है
कि अमुक जगह पर खाने की चीज़ रखी है तो वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ती है और रास्ते भर वह बीच में अपना पेट ज़मीन से छुआ कर चलती है। अब ये क्यों ऐसे करती हैं? कोई एक चींटी जो है जिसको पता चल गया कि घर के किसी कोने में कोई खाने की मीठी वस्तु रखी है तो वह तुरंत अपने घर के पास वापस लौटती है। और आप जानते हैं कि चींटियां जो है वो झुंड में रहती हैं, तो जब वो वापस अपने घर की तरफ जाती हैं तो वो ज़मीन को स्पर्श करते हुए जाती हैं, यानी अपने पेट से वे ज़मीन को छूते हुए जाती हैं। वास्तव में ऐसा करने से उनके शरीर से निकलने वाला जो कुछ रसायन ज़मीन पर चिपक जाता है, और ऐसा वे लोग इसलिए करती हैं कि उनके शरीर से कुछ रसायन निकलता है जिसे हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते, और उस तरह वह रसायन जो है वो ज़मीन पर चिपक जाता है। और जब वे घर पहुंचकर दूसरी चींटियों को बताती हैं कि भोजन कहाँ है, तो इस तरह से वह उस भोजन की दूरी भी नाप लेती हैं कि इतना दूर पर वह भोजन रखा हुआ है, और फिर उसी रास्ते से सारी चींटियां जो है उस भोजन की तरफ निकल पड़ती हैं और उस भोजन तक पहुंच जाती है। तो यह उनका तरीका है भोजन तक पहुंचने का। तो प्राय आप अपने घर में भी देखते होंगे कि किस तरह से कतारबद्ध होकर यानी लाइन में होकर चींटियां जो है वो घर पर रखी हुई खाने की वस्तुओं पर पूरा छाप लेती हैं, पूरा भर जाती हैं। कई ऐसी चींटियां हैं जो खेती करती है पर वे अनाज नहीं कुकुरमुत्ते उगाती हैं, और इस तरह उनको वे अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और ये कैसे करती हैं? तो चींटियां जो हैं वो पत्तियां काट कर ले आती हैं। पत्ती काटने के लिए इनके विशेष अंग होते हैं, यानी जैसे कि हमने पढ़ा पहले ही पाठ में कि इनकी 15,000 किस्में पाई जाती हैं। तो उन्हीं किस्मों में से कुछ चींटियां जो हैं वो कुकुरमुत्ते की खेती करती हैं। और ये कैसे करती हैं? तो ये पत्तियां काट कर लाती हैं। पत्ती काटने के लिए इनके विशेष अंग होते हैं। इन पत्तियों को पीस लिया जाता है। पीसी हुई पत्तियों को ज़मीन पर फैला दिया जाता है, और पीसी हुई जो पत्तियां हैं उन्हें वे ज़मीन पर फैला देती हैं। इस पर कुकुरमुत्ते वे उगते हैं, और उसी पीसी हुई पत्तियों पर क्या होते हैं? कुकुरमुत्ते जो हैं वह उगते हैं, जिन्हें चींटियां चाव से खाती हैं। चींटियों की लार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि वे एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनपने देते हैं, और कुकुरमुत्ते भी मज़ेदार होते हैं। वे किसी खास किस्म की चींटी पर इतने निर्भर होते हैं कि कहीं और उगते ही नहीं। तो इस तरह से बच्चों जो कुकुरमुत्ते होते हैं ये प्रायः सड़ी गली वस्तुओं पर ही उगते हैं, और इस तरह ये जो काम है वो चींटियां कुकुरमुत्ते को उगाने में सहायक होती हैं, और उसी को वे भोजन के रूप में सेवन भी करती है, यानी लेती भी है। तो यह उनकी हुई खेती करने की प्रक्रिया, किस तरह से वे कुकुरमुत्ते को उगाने में अपना योगदान देती है। चींटियों की कुछ जो प्रजातियां हैं वो पशु पालती है, और इनका पशु क्या है? एफिड नाम का एक कीड़ा होता है जिसे ये अपने घर में कैद कर लेती है। कैद किए कीड़ों को पत्तियों, टहनियों आदि का चारा खिलाती है। और क्या करती है इन्हें? कौन सा कीड़ा? एफिड नाम का। इसे अंडरलाइन कर दें यानी रेखांकित करें। और इस कीड़े को वो अपने घर में कैद करके रखती है, और इनको क्या क्या खिलाती है? इनको पत्तियाँ, टहनियाँ आदि का वे चारा खिलाती हैं। और जब चींटियों को भूख लगती है तो वे एफिड को थपथपाती है, जिससे उसके पेट के पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता है, जिससे चींटियां चट कर जाती है। एफिड बहुत नाजुक जीव होते हैं। चींटियां उन्हें सुरक्षा देती और वे बदले में भोजन। अब देखो बच्चों, एफिड को वो खाना भी खिलाती है, उनकी रक्षा भी करती है। क्यों? क्योंकि वे बहुत नाजुक जीव होते हैं, तो जिस कारण उनकी रक्षा चींटियां ही करती है, और बदले में उनसे वे भोजन लेती है। और भोजन किस रूप में? तो शहद के रूप में उनके
शरीर से एक रस निकलता है जिसे वे लोग सेवन करती हैं। चींटियों के बारे में कहा जाता है कि वे एक सामाजिक प्राणी हैं। वे बहुत अक्लमंदी से काम करती हैं, घर बनाती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं, खेती करती हैं, एफिड पालती हैं, दुश्मनों से अपनी बस्ती की रक्षा करती हैं, बच्चे पालती हैं आदि। ये सब काम क्या बिना किसी योजना के हो सकते हैं? इसलिए चींटियों को बुद्धिमान भी कहा गया है। बुद्धिमान का मतलब यह है कि हिलमिल कर तालमेल बनाकर काम करना, जटिल रचना बनाना और परिस्थिति देखकर फैसला करना। यानी चींटियाँ जो हैं वो एक सामाजिक प्राणी है। वे समाज में रहती हैं, वो अकेले रहना पसंद नहीं करती हैं और वे अपने समाज की रक्षा करने में भी और अपने घर बनाने, भोजन इकट्ठा करने में भी सब मिलजुल कर मदद करती हैं। यानी किसी एक के ऊपर सारी जिम्मेवारी नहीं रहती है, सभी जो है वो मिलजुल कर यह काम करते हैं। और ये सभी जो है वो बुद्धिमान भी होती हैं और अपने बुद्धि के द्वारा, योजना के द्वारा ये सभी जो है वो काम करते हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? जैसे जब चींटियाँ पत्तियाँ लाना शुरू करती हैं तो क्या वे जानती हैं कि इस पत्ती का क्या करेंगी? हम मानते हैं कि किसान जब खेत जोतते हैं तो उन्हें फसल काटने तक के कामों का पूरा अंदाज़ा रहता है। सारे काम की सिलसिलेवार योजना दिमाग में रहती है। क्या चींटियों को उद्देश्य उन्हें पता होता है? वैज्ञानिकों की अभी उन पर खोज बाकी है। यानी चींटियाँ जो हैं वो अपने योजना के अनुसार ही काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है कि अभी इस खोज पर वैज्ञानिक लगे हैं कि क्या वे लोग सारा काम अपनी योजनाबद्ध तरीके से करते हैं या ऐसे यूं ही अपने भोजन की तलाश में वे लोग करते हैं। एक रानी 15 साल तक जिंदा रह सकती है। यानी एक रानी चींटी का जीवन कितने दिनों तक का रहता है? 15 साल तक। तो बच्चों ये लाइन को आप अंडरलाइन कर दो, यानी रेखांकित करो कि एक रानी चींटी का जो जीवन है वह 15 साल तक का होता है। यानी 15 साल तक वह जीवित रहती है। मजदूर चींटियाँ अक्सर 7-8 साल जीती हैं और जो मजदूर चींटियाँ होती हैं वे 7-8 साल तक ही जीवित रहती हैं। ऐसा लगता है कि बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेत का ही हाथ है। तो ये भी लाइन को अंडरलाइन कर दो। मजदूर चींटियों का जीवन कितना होता है? 7-8 साल का। यानी मजदूर चींटियाँ 7-8 साल तक ही जीती हैं। मजदूर चींटियों का काम क्या है? मजदूर चींटियों का काम है अंडे को उठाकर अलग करना, उनकी देखभाल करना और उन्हें भोजन कराना। ये सारा कुछ काम जो है वो मजदूर चींटियाँ करती हैं। ऐसा लगता है कि बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेत का ही हाथ है। कुल मिलाकर ये रासायनिक संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वे होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या को एक साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। यानी ये रासायनिक संकेत जो है वो चींटियों की बड़ी संख्या को एक साथ किसी काम के लिए तत्पर कैसे करते हैं? कुछ तो स्वाद के द्वारा और कुछ जो है वो स्पर्श के माध्यम से होता है। अब आगे हम जानेंगे। इसमें बताया है कि जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो वास्तव में वे आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। बच्चों, आप अपने घरों में भी देखे होंगे, प्रायः आपकी नज़र गई होगी लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। जब चींटियाँ आपस में एक दूसरे के मुंह को स्पर्श करती हैं तो उस स्पर्श करते समय उनके मुंह से एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान होता है।
एक रासायनिक तत्व निकलता है जो दोनों चींटियों के मुंह में आता और जाता है। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। यानी उस रासायनिक पदार्थ के द्वारा ही चींटियों को पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। मज़ेदार बात यह है कि चींटियां इन रासायनिक संकेतों को अनसुना अनदेखा नहीं कर सकती। यानी वो जो संकेत उन्हें मिलते हैं उसे वे ना अनसुना कर सकती है ना अनदेखा कर सकती है, और एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। वे इनके अनुसार काम करने को मजबूर होती है। नन्ही सी चींटी, यानी जब एक चींटी दूसरे चींटी को मुंह को स्पर्श करती है और जब उनके मुंह से वह रासायनिक तत्व निकलकर आपस में आदान प्रदान करते हैं तो उसके अनुसार ही उन चींटियों को काम करना पड़ता है। उसे वे चाहकर भी अनसुना या अनदेखा नहीं करती। नन्ही सी चींटी विशालकाय हाथी को भी पराजित कर सकती है। तालमेल से काम करती चींटियां हमें भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। चींटियां बहुत हिम्मती होती हैं, तभी तो कहा गया है। बच्चों, प्राय आपने ये सुना होगा कि ये छोटा सा जीव दिखने में हाथी जैसे बड़े जीव को भी क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। जब हाथी के सूंड में वह छोटी सी चींटी चली जाती है तो हाथी उस वह विशालकाय हाथी भी जो है वह बेहोश हो जाती है। उसी तरह से यह छोटा सूक्ष्म जीव जो है वो काफ़ी हिम्मतशाली होता है, सामाजिक होता है, बुद्धिमान होते हैं और मेहनती होते हैं। तो तभी तो यह कहा गया, यानी यह किसकी रचना है? कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती। यह हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियाँ ली गई है और इन पंक्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है इस पाठ में, और उन्हीं पर यह, यानी इस छोटी सी चींटी की उपमा देकर कवि हरिवंश राय बच्चन ने बड़ा अच्छा ही उल्लेख किया है और हमारे सामने यह बात रखी है कि किस तरह छोटी सी नन्ही सी जीव से हमें सीखने को मिलता है, जो कि हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर बताएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कवि का कहना है कि जो कोशिश करते हैं, यह सीख हमें इन नन्ही सी चींटी से लेनी चाहिए, जो दाना लेकर वो ऊंची दीवार पर चढ़ती है। चढ़ते समय वो 100 बार फिसलती है, यानी 100 बार वो नीचे गिरती है, लेकिन फिर वह उतनी ही साहस से फिर वह उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अपने मन में वह विश्वास को भरकर उस साहस के साथ उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तैयार रहती है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। उस नन्ही सी चींटी को गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसे अखरता नहीं है, क्योंकि वह कोशिश करते रहती है कि हमें उस ऊंचाई पर चढ़ना ही है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आखिर उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती। कवि का कहना है कि उसकी हिम्मत जो है वो बार बार कोशिश करने के बाद वह बेकार नहीं जाती है, और वह कोशिश करते करते अंत में वह ऊंची दीवार पर पहुंच जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कवि कहते हैं कि जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उनके जीवन में कभी हार नहीं होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन नन्ही चींटियों से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह वे ऊंची दीवार पर चढ़ते समय भी बार बार गिरती हैं, फिसलती हैं, लेकिन अपने मन में उतनी ही साहस और विश्वास के साथ वे निरंतर प्रयास करती हैं, निरंतर कोशिश करती है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो हम मानव को भी यह चाहिए कि हम अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। जो व्यक्ति इस तरह से निरंतर कोशिश करता है, प्रयास करता है,
वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा लेता है। उसके जीवन में कभी हार की सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों, इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा और समझा कि नन्ही सी जीव से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और वह है कि यह एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण यह छोटा सा जीव अपनी रक्षा मिलजुल कर करते हैं। मिलजुल कर वे भोजन भी इकट्ठा करते हैं, और सारे काम वे आपस में मिलजुल कर बांट कर करते हैं, जिस कारण इनका संगठन जो है वो मजबूत होता है। ये हिम्मतशाली होते हैं और ये प्रयत्नशील रहते हैं अपनी लक्ष्य तक जाने के लिए। ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखती हूँ। आप उन प्रश्नों को एक बार पढ़ें और समझें। इस पाठ से प्रश्न मैंने कुछ रखी हूँ। चींटियों की कितने किस्में पाई जाती हैं? उत्तर क्या होगा? चींटियों की 15,000 किस्में पाई जाती है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? 15,000 किस्में। अब क्या है दूसरा प्रश्न? चींटी का शरीर कितने भागों में बटा रहता है? तो चींटी का शरीर कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में बटा रहता है। तो आप क्या लिखिएगा? 3 भागों में। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें। चींटियाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो चींटियाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? ध्रुव और बर्फीली चोटियों पर, यानी पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर और ध्रुव पर चींटियाँ जो हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, चींटियों की कितने टांगे होती हैं? तो चींटियों की कितने टांगे होती हैं? तो उत्तर होगा 6 टांगे होती हैं। ठीक है। ये इनसाइड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर से संबंधित है और रोचक जानकारियों के साथ है, जिसको आपको करना है ताकि आप इस चैप्टर से संबंधित बातों को अच्छी तरह से समझें। अगला प्रश्न जो है, चींटियों की इलियाँ क्या बनाती है? तो आपने पढ़ा इस पाठ में, चींटियों की इलियाँ जो हैं वो रेशा बनाने का काम करती है। क्या बनाती हैं? तो आप उत्तर में क्या लिखिएगा? रेशा बनाती है। अगला प्रश्न है, खानाबदोश चींटी का दूसरा नाम क्या है? खानाबदोश चींटी का दूसरा नाम है फौजी चींटी। उत्तर क्या होगा? फौजी चींटी। चींटियाँ कैसे रहना पसंद करती हैं? चींटियाँ कैसे रहना पसंद करती है? तो उत्तर होगा झुंड में। चींटियाँ झुंड में रहना पसंद करती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? झुंड में। इसके बाद, रानी चींटी का क्या काम होता है? रानी चींटी का क्या काम होता है? तो रानी चींटी का काम होता है अंडे देते रहना। तो इसका उत्तर होगा अंडे देते रहना। तो इस पाठ से संबंधित जो मैंने प्रश्न आपको दिए हैं, इन प्रश्नों को भी आपको करने हैं, और इन प्रश्न के जो उत्तर थे उसको भी मैं आपके सामने समक्ष डिस्कस की, और उत्तर को भी बताई कि किस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ें, इस चैप्टर से जुड़ी बातों को समझें। यह चैप्टर का नाम आपको कुछ अटपटा सा लगे, लेकिन इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इस नन्ही सी चींटी से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं, और उस सीख को अपनाकर अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में आप जीवन की ऊंचाइयों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन नन्ही सी छोटी सी जीव से सीख लेकर कि किस तरह वे लोग अपने जीवन में हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला करते हैं और सामूहिक रूप से रहते हैं, और हर काम को वे मिलजुल कर करते हैं, और साथ ही साथ वो किसी भी बड़े से बड़े काम को करने में, यानी ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी वे जो है वो पीछे नहीं रहते। वो बार बार गिरते हुए भी वो अंत तक उस ऊंचाई तक पहुंच ही जाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में इन चींटियों की तरह
अपने लक्ष्य को, अपनी जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक बार प्रयास करें और उसमें असफल हो गए तो फिर हम निराश होकर बैठ गए, नहीं। ये जिस तरह ये चींटियाँ जो हैं वो लगातार गिरते हुए उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठकर प्रयास करती हैं, ठीक उसी तरह हमें निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। असफलताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी हम जाकर एक दिन सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, इस अध्याय से संबंधित जो बातें थी मैंने आपके समक्ष रखी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए हों।